नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना काल में बड़ी खबर बिहार के माननीयों से जुड़ी हुई है। बिहार के कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आईजीआईएमएस में एक साथ 650 सैंपल की जांच हो रही है। सभी वीवीआईपी लोगों का सैंपल लिया गया है। मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, परिजनों और गार्ड तक का भी सैंपल लिया गया है, क्योंकि अब तक 50 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। सियासी गलियारे में कोरोना ने दस्तक दे दिया है और तमाम जो वीवीआईपी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अब जांच के दायरे में हैं और उनका सैंपल लिया गया है। जाहिर है रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट आने तक कई नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आईजीआईएमएस में एक साथ 650 सैंपल की जांच हो रही है। अब तक 50 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। वैसे सियासत हमेशा अपने लिए सहूलियत ढूंढ लेती है, चाहे वो कोरोना का काल हो या फिर आपदा का। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस महामारी के दौर में सरकार जनता को भगवान भरोसे छोड़कर लाशों की ढेर पर चुनाव कराना चाहती है। तेजस्वी ने कोरोना से जंग में सरकार पर पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया है। एक तरफ बिहार की सत्ताधारी पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल तैयारी में पसीने बहा रही हैं, तो विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं, तो आरजेडी चुनाव टालने की वकालत कर रही है। आप वर्चुअल रैली कीजिए, भाजपा के लोग वर्चुअल रैली करेगा, बिहार के लोग मरते रहेंगे। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हैं, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हैं। तेजस्वी यही नहीं रुके, नीतीश को खरी खोटी सुनाना नहीं भूले। अब जो सुनने में आ रहा है, अब रैली करेंगे ये लोग, एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? इधर तेजस्वी के तीखे प्रहार से तिलमिलाए सत्ता पक्ष ने भी तेजस्वी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। मैंने संवैधानिक प्रावधान है, वो क्या कर रहे थे? वो हरि कीर्तन पढ़ रहे थे क्या उस समय? जिस समय अपने पार्टी के विधायकों से और आप अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरि कीर्तन तो नहीं कर रहे थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश की जनता सभी तत्पर है कि कोरोना को कैसे हम लोग कोरोना से निपटें, और चुनाव आयोग के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में तेजस्वी यादव हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग का विषय है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना संकट को देखते हुए बीजेपी जेडीयू चुनाव प्रचार और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही सबसे बड़ा माध्यम मान रही हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। इस मामले में आरजेडी सत्ताधारी पार्टियों से पिछड़ती दिख रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग लेता है। चुनाव आयोग के जुरिडिक्शन में है चुनाव का फैसला, और मौजूदा हालात से चुनाव आयोग पूरी तरह वाकिफ है। उसे भी पता है कि कोरोना का संकट है, लेकिन चुनाव की आड़ में तेजस्वी सियासी चाल चल रहे हैं। आरजेडी पहले भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा चुका है। वोटिंग के नियमों में भी बदलाव पर आरजेडी ने ऐतराज जताया है। आगे बढ़ते हैं हम, और बात आसमानी आफत से जुड़ी। बिहार में आज आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे अधिक बेगूसराय में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के भितराही चौर में खेत में काम करने के दौरान मां बेटी पर बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना नावकोठी प्रखंड के जितपुर गांव की है, जहां 12 साल के सौरभ कुमार भी घर के बाहर खेलने के दौरान बिजली की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है।
बेगूसराय में 3 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु की सूचना है। हम लोग उसको तुरंत ही जांच करा के उसको लाभ देने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसी क्रम में मैं सभी बेगूसराय के निवासियों को सूचित करना चाहता हूँ। पुनः अलर्ट आया हुआ है 9 तारीख, 10 तारीख, 11 और 12 4 दिनों में हैवी रेनफॉल का और थंडरस्टॉर्म का भी, लाइटनिंग का भी। तो मेरी अपील है कि सभी लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के साथ ही जहानाबाद, भागलपुर, नालंदा और अरवल में बिजली गिरने का अनुमान है। लिहाजा आपको अभी से ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है। आइए जानते हैं आसमानी बिजली से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। बारिश के समय घर से बाहर नहीं निकलें, यह सबसे बड़ी बात। बहुत जरूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकलें, घर पर ही रहें जब तक बारिश हो रही है। बिजली चमकने के दौरान आप खेतों में खड़े ना हो, खेतों में काम ना करें। बारिश और बिजली चमक रही है तो बिजली चमकते देखते हुए फौरन सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और टेलीफोन, बिजली के पोल, टीवी टावर से दूरी बनाए रखें। बारिश के वक्त घने पेड़ के पास भी आप खड़े ना हो। घर के भीतर अगर आप हैं तो भी कभी बिजली का तार नहीं पकड़ें और स्विच ऑफ कर दें। अगर किसी गाड़ी पर सवार हैं तो तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कपड़ा सुखाने के लिए तार का प्रयोग ना करें। दलदल वाले स्थानों और जल स्रोतों से दूर रहने की कोशिश करें। बारिश और बिजली गिरने के दौरान दलदल वाले स्थान और जल स्रोतों से दूर रहें। कोशिश करें घरों में तड़ित चालक लगवाएं। अगर आप इस वक्त बिहार में हैं तो अगले 4 दिनों तक आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ साथ मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। बिहार में भारी बारिश के आसार। गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से बिहार में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बन रही है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ कई इलाकों में आसमानी बिजली भी कहर बरपा सकती है। बिहार में गरज वाले बादल और साथ में वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। वज्रपात को लेकर कौन कौन जिला आपको अलर्ट पर दिया है? ये जो देख रहे हैं जहां पर रिफ्लेक्टिविटी करीब करीब 40 से ज़्यादा आ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अलर्ट पर रखे हैं, जैसे भागलपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये सब डिस्ट्रिक्ट वज्रपात की आशंका इसमें जताई जा रही है। बारिश और आसमानी बिजली को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अब तक सामान्य से 58% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगर मॉनसून ट्रफ बिहार की ओर शिफ्ट करता है तो 9 और 10 जुलाई को बिहार के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। जैसा लग रहा है जो मॉनसून ट्रफ अपने निश्चित स्थान से बिहार की ओर शिफ्ट कर रही है। अगर यही मानसून ट्रफ अगर नॉर्थ बिहार की ओर शिफ्ट करेगी तो अंदाज है कि 9-10 तारीख में उत्तरी बिहार के पर्वतीय क्षेत्र के नीचे वाले हिस्से में बहुत बारिश होने की संभावना है। भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। यानी अगला 4 दिन जो होगा काफी महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास कर उत्तरी बिहार के लिए। इधर गंगा समेत बिहार की तमाम नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने लोगों से नदी में न जाने की अपील की है। देखिए किस तरह से गंगा जो है उसमें जो है वो
हल्के मार रही है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये गंगा जो है इस घाट पे खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। गांधी घाट का जो लेवल है वो 48.60 होता है, लेकिन अभी बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 मीटर पानी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। और लोग जो हैं अभी भी यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। कुछ युवा जो हैं वो लगातार इस तरह से हथकलियाँ करते नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की लापरवाही है। और जो अलर्ट शासन प्रशासन ने जारी किया है, जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप गंगा स्नान हो या गंगा में तैराकी है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से लगभग ऊपर आ चुकी है। और गांधी घाट की बात कर ली जाए तो यहाँ 6 मीटर जो है वो गंगा का जलस्तर आ चुका है। एक तरफ कोरोना परवान पर है तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर। जाहिर है बिहार के सामने कुदरत के कहर से बचने की बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना से बचाने के लिए सीएम आवास में कोरोना अस्पताल खुलने जा रहा है। सीएम आवास वाले अस्पताल में वेंटिलेटर भी होगा, साथ ही 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड की नर्सों की तैनाती की गई है। सीएम आवास में खुलने वाले इस अस्पताल के लिए डॉक्टर और दूसरे उपकरण पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भेजे जाएंगे। पीएमसीएच के अधीक्षक विमल कारक ने इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। डॉक्टरों और नर्सों की 3 पालियों में तैनाती की गई है, यानी सीएम आवास वाला अस्पताल 24 घंटे काम करेगा। हर पाली में 2 डॉक्टर और 1 नर्स की तैनाती रहेगी। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोरोना जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, मगर सीएम की भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिनका इलाज पटना एम्स में चल रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग एहतियातन ये फैसला लिया है। दरअसल बिहार में तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। मरीजों का आंकड़ा 12,500 के पार जा चुका है और अब सीएम आवास तक कोरोना ने एंट्री दे दी है, दस्तक दे दी है। लिहाजा सीएम आवास में तगड़ा इंतजाम जरूरी है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और उनका परिवार भी, जिसके बाद से सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम और तमाम नेताओं के सैंपल लिए गए थे। हालांकि सीएम और डिप्टी सीएम की रिपोर्ट तब नेगेटिव आई थी। इधर सीएम आवास में डॉक्टरों की तैनाती पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जब कोरोना का खतरा मंडराया तो डॉक्टर और वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन यही सुविधा आम लोगों के लिए क्यों नहीं की जा रही? आप अपने लिए किए बहुत अच्छा। हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री का जांच हुआ तो 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाता है। क्या ये आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं होता, गरीबों के लिए क्यों नहीं होता? तुरंत जांच हो, तुरंत रिपोर्ट हो, तुरंत उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था कराई जाए। कितने वेंटिलेटर हैं हमारे आबादी के हिसाब से, आप बताइए, इंतज़ाम बताइए। सरकार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री के पास 1 वेंटिलेटर आ गया सीएम हाउस में, तो ये क्रूर मजाक है जिसको बिहार के लोग सहेंगे नहीं। और बड़ी खबर धनबाद से। धनबाद में भी कोरोना ब्लास्ट हो गया है। धनबाद में आज एक साथ 22 कोरोना मरीज मिले हैं और जिले के 15 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टुंडी से जेएमएम विधायक मथुरा महतो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उपायुक्त अमित कुमार ने 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि की है। सबसे बड़ी बात, जेएमएम विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिले के 15 पत्रकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोयलांचल भी अब कोरोना की चपेट में बुरी तरह से आ चुका है। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए, 22 नए केस सामने आए हैं महज एक दिन में धनबाद में। और टुंडी से जेएमएम विधायक मथुरा महतो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की पुष्टि उपायुक्त ने की है। 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि की गई है। 15 इसमें पत्रकार भी हैं। जिले के 15 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 22 एक साथ कोरोना मरीज मिले हैं धनबाद में एक दिन में। ये बड़ी बात और जाहिर है ये रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है कोरोना संक्रमण की। जरूरी है कि हम एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, नियमित तौर पर हाथ धोते रहें। इन चीज़ों से ही कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। लगातार अब धनबाद में भी नए मामले सामने आ रहे हैं और एक दिन में सबसे ज़्यादा 22 नए केस धनबाद जिले में आए हैं, जिसमें 15 पत्रकार शामिल हैं। और जबकि 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, इसमें जेएमएम के विधायक, टुंडी से जेएमएम के विधायक हैं मथुरा महतो, कोरोना पॉजिटिव वो भी पाए गए हैं।
और देश में कोरोना का आंकड़ा अब 7 लाख के पार पहुंच चुका है। यही हालात रहे तो हम संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे से दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। आइए जान लेते हैं कि इस राज्य में कोरोना के क्या हालात हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचने के बाद भी भारत में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही है। इन दिनों रोजाना 22,000 की औसत से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना से 22,252 लोग संक्रमित हुए हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,21,000 से ज्यादा हो गया है। बात देश की राजधानी की करें तो दिल्ली में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 72,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे दिल्ली में रिकवरी रेट भी 70% से ज्यादा हो गई है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 2,11,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि यहां 1,15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आइए अब यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में कोरोना के क्या आंकड़े हैं ये आपको बता देते हैं। यूपी में 28,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 19,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में 12,500 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है, जबकि इनमें से 11,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो यहां करीब 21,000 लोग संक्रमित हुए हैं, हालांकि इनमें से 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की यह संख्या डरा जरूर रही है, लेकिन यह संख्या ज्यादा जांच की वजह से सामने आ रही है और सरकार की कोशिशों की वजह से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन जरूरत इसमें लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की है, ताकि कोरोना की रफ्तार पर जल्द ब्रेक लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं? अगर आपका बच्चा 9वीं से 12वीं क्लास तक का छात्र है तो सीबीएसई ने अगले साल के लिए सिलेबस में 30% की कटौती का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत एनसीईआरटी से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 1/3 की कमी कर दी गई है। इसके लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया और उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया। वहीं 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सीबीएसई ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने को कहा है। चलिए अब आपको सर्कुलर की मुख्य बातें बताते हैं। 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में 30% की कटौती की गई है। लॉकडाउन दरअसल हुआ था और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई में हो रहे नुकसान की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। रिवीजन और सिलेबस में सीखने के उद्देश्य को आधार बनाकर तर्कसंगत बदलाव किया गया है। इसमें पूरा चैप्टर हटाने के बजाय सिर्फ टॉपिक्स को ही कम किया जाएगा और छात्रों को विभिन्न विषयों के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्हें समझाना मकसद रहेगा, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल फैसला ले सकते हैं सिलेबस तैयार करने को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली से सोमवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन में गहन पूछताछ हुई। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस ने सुशांत के साथ उनके संबंधों और उन्हें फिल्मों से निकालने से जुड़े सवाल पूछे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने उनसे 30 से ज्यादा सवाल पूछे। सुशांत के सुसाइड की वजह तलाशने के लिए पुलिस एक्टर के करीबियों समेत कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है। भंसाली उन 8 लोगों में से एक हैं जिनके खिलाफ बिहार में भी सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर कराने के 2 केस दर्ज हुए हैं। मुंबई पुलिस ने दिवंगत एक्टर के साथ भंसाली के ताल्लुक, उन्हें फिल्मों से निकालने से जुड़े कई सवाल पूछे। 30 सवालों में से कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। वो सवाल क्या है आप ही देखिए। मसलन पहला सवाल, सुशांत डिप्रेशन में क्यों थे? जवाब जो संजय लीला भंसाली ने दिया कि डिप्रेशन का पता नहीं। सवाल, अपनी फिल्मों से क्यों हटाया? जवाब मिला किसी फिल्म से रिप्लेस नहीं किया है। संजय लीला भंसाली ने यह जवाब दिया।
फिर अगला सवाल पूछा गया संजय लीला भंसाली से कि 2 फिल्मों के लिए क्या आपने संपर्क किया था, तो बदले में जवाब मिला कि हाँ संपर्क किया था, लेकिन इस फिल्म के लिए खुद सुशांत सिंह राजपूत ने मना किया। सुशांत से कब मिले, ये एक सवाल पूछा गया। जवाब में कहा गया कि सीरियल कास्टिंग के दौरान 2012 में मिले थे। तो पुलिस ने संजय लीला भंसाली से ये तमाम वो सवाल किए, कितना जानते थे आप सुशांत को, तो जवाब कहा गया कि वो मेरे करीबी नहीं थे। कितनी बार मिले सुशांत सिंह राजपूत से, संजय लीला भंसाली ने जवाब दिया कि ज्यादा नहीं। ये तमाम वो बातें, सवाल जो संजय लीला भंसाली से पूछे गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला